हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग क्लास 7 के मासिक मूल्यांकन के यानी मंथली असेसमेंट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आपका नवंबर मंथ का है। ठीक है, और आपका पूर्णांक 60 रहेगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। ये सारे सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, हम लोग आंसर को देखेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक आप मेरे चैनल को शेयर करिए। ठीक है, स्टूडेंट वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन ना तो लाइक कर रहे हैं ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पहला हिंदी सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए तो पहला क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो आपको बच्चों करना क्या है, आपको ये गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, आप गद्यांश अपने से पढ़िएगा, गद्यांश को पढ़िए, वीडियो को रोक के गद्यांश को पढ़िएगा और इस गद्यांश से आपको 2 प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में लिखा है दुनिया में किस तरह के बच्चे नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है दुनिया में हमेशा झगड़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं। इसका मतलब प्रश्न 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा झगड़ने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा लीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है लेखक के अनुसार बच्चों को दूसरे किसी भी देश में किस तरह जाना चाहिए। तो लेखक के अनुसार कोई भी बच्चा अगर दूसरे देश में जाता है तो उसको मित्र बनकर जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मित्र बनकर। तो आपको ऑप्शन सी में टिक लगा लेना है, आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है प्रश्न 3 है। ठीक है, निम्नलिखित बहुविग्रह समासों में से किन्हीं 4 समास का विग्रह कीजिए। तो क्या क्या समास दे रखा है, दिया है पीताम्बर, दशानन, गजानन, लंबोदर, गिरिधर। ये 5 समास दिया हुआ है, इसका 5 समास का आपका विग्रह करना है। ठीक है, तो चलिए 5 दिया है, आपको 4 का ही करना है। कितना का करना है, 4 का। ठीक है, तो हम लोग किसी 4 समास का विग्रह करते हैं। हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा हुआ है पीताम्बर, पिता है अंबर जिसका, जैसे श्री कृष्ण। दशानन, 10 है आनंद जिसका, जैसे रावण। गजानन, गज के समान आनंद, जैसे गणेश। लंबोदर, लंब है उदर जिसका, जैसे गणेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। आप इसको वीडियो को रोक के आराम से आंसर को नोट कर लीजिए। हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर को चलिए देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे जिसमें फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों, जानवरों, आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिम नदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें हों जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का इस आंसर को लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपके सामने यहाँ कुछ पंक्ति दिया गया है, आप इस पंक्ति को पढ़ के इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे इसके अर्थ को देखते हैं क्या होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर को देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, सबसे पहले आपको उत्तर में लिखना है प्रसंग और लिखना है आपको प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित है तथा इन पंक्तियों में श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा से बलदाऊ की शिकायत अत्यंत स्वाभाविकता के साथ की गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को चलिए व्याख्या इसका देख लेते हैं। व्याख्या करना है आपको। फिर देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बड़े भैया बलराम बलदाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि तुम्हें मोल लिया गया है। क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता और पिता कौन है। नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा माँ भी गोरी है, तब तुम कैसे काले हो गए हैं हो। चुटकी बजा बजा कर वे परेशान करते हैं और सब के सब हंसते और मुस्कुराते हैं। तुम भी तो मुझे ही मारना सीख गई हो। दाऊ भैया पर कभी नहीं गुस्सा करती हो। बालक कृष्ण के मुख से गुस्से की बात सुनकर यशोदा मुग्ध हो जाती है और बोलती है कि सुनो कान्हा, बलभद्र सदा से ही मेरे लिए निंदा का कारण रहा है
और जन्म से ही वह धूर्त है, जन्म से ही वह धूर्त है। हे कृष्ण, मुझे गौ माता की सौगंध, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। ठीक है, चलिए तो आप वीडियो को रोक के पूरा लिख लीजिएगा अच्छा से। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो हम लोग का हिंदी पूरा कंप्लीट हो चुका है। हिंदी के क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने देख लिया। अब आता है आपके सामने इंग्लिश। तो हम लोग अब चलिए इंग्लिश वाले को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दे लव्ड हर्डली। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, नेहा कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय नेहा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर पे टिक लगाना है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इसमें लिखा है व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स प्लेड। चलिए तो आपको बताना है कि जो पहला ओलंपिक गेम था कब और कहाँ खेला गया था। तो हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा, एज पर रिकॉर्ड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेर प्लेड इन 776 BC इन ग्रीस। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो पहला ओलंपिक था वो 776 BC में कहाँ खेला गया था, ग्रीस में खेला गया था। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट हैपेंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे। ये आपका डैडी फेल इनटू द पॉन्ड जो पोएम है उससे लिया गया ये प्रश्न है। तो इसका हम लोग आंसर को सॉल्व देखते हैं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एट द एंड ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लिख लीजिए। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव एट मैनी कंट्रीज वांट टू होस्ट देम व्हाई। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का चलिए आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव एट मैनी कंट्रीज वांट टू होस्ट ओलंपिक गेम्स बिकॉज द गेम्स can bring a lot of money to the host country because many tourists travel here during the games। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का आंसर है। आप वीडियो को रोक के आराम से आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग का इंग्लिश वाला सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग गणित को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और गणित का पहला प्रश्न में लिखा हुआ है पद p²/6 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरह करेंगे, तो आपको देखिए दिया हुआ है p²/6। ठीक है, तो आपको पता होगा कि p² को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना p², क्योंकि 1 से आप किसी को भी गुना करिएगा तो वो नंबर ही आएगा, यानी p² ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ संख्यात्मक गुणांक पूछा है तो p² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1/6 होगा। क्या होगा, 1/6। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/6। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप इसको आराम से लिख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यदि x बराबर 2 हो तो बहुपद x² - 1 का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। आपको इस बहुपद में मान बैठाना है और आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 1। ठीक है, आपको x के जगह में कितना लिखना है, 2 लिखना है। और ये 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और -1। आपको 4 से 1 को घटाना है, कितना आएगा, 3। तो ये 3 आंसर हो गया। आपको इसी तरह सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3 ना आया था, हाँ, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में लिखा है समीकरण 5x + 3 बराबर 3x + 3 में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालना, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको सॉल्व करके लिखना है कॉपी में। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लिखिएगा क्वेश्चन को 5x + 3 बराबर कितना दिया है, 3x और +3 दिया हुआ है, ठीक है। आपको x वाला पोर्शन को बराबर के पहले ले आना है, यानी 5x और ये 3x जो है वो बराबर के पहले आएगा तो साइन बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये 3 पहले से और बराबर के पहले वाला 3 उधर जाएगा, बराबर के बाद तो -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, 5x को 3x से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x, और 3 को 3 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ये इम्प्लाइज करेगा x बराबर कितना हो जाएगा 0/2, क्योंकि x के साथ 2 है वो नीचे जाएगा तो बराबर में आपका कितना आ जाएगा 0। ये आपका इसीलिए x बराबर 0 ये आंसर है। आप एकदम वीडियो को रोक के आराम से इसी तरह अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप नोट कर लिए। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, लिखा है 3 लगातार सम संख्याओं का योग 36 है। आपको 3 लगातार सम संख्याओं का योग दिया हुआ है 36, बोला है इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा। आपको जो 3 लगातार सम संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 का ये हल है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लिखना है माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर x + 2 और तीसरी संख्या बराबर x + 4। क्योंकि सम संख्या लगातार है तो पहला संख्या सम अगर शुरू हम लोग का 2 से होता है, दूसरा क्या होता है 4, उसके बाद 6। ये कितना करके देखिए बढ़ रहा है सम संख्या 2 करके, तो हमेशा सम संख्या 2 करके बढ़ता है। अगर जो भी पहला सम संख्या उसमें आप 2 प्लस कर दीजिए तो आपको दूसरा सम संख्या मिल जाएगा, फिर उसमें 2 प्लस कर दीजिए आपको तीसरा सम संख्या मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पहला सम संख्या x है तो दूसरा को हम लोग 2 प्लस कर दिए, फिर ये दूसरा में आपको 2 प्लस करना है तो आ जाएगा कितना x + 4। तो ये आपको सबसे पहले लिखना है कि माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर x + 2 और तीसरी संख्या बराबर x + 4। अब प्रश्न अनुसार तीनों संख्या का चूंकि योग कितना दे रखा है 36, तो आपको लिखना है x + 2 फिर x + 4, तीनों संख्या का सम, तीनों संख्या का देखिए योग है ना, जोड़ लिखे कितना आया 36 प्रश्न के अनुसार। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो x + 2 फिर x + 4 बराबर 36 आएगा। आपको अब देखना है x कितना है, तो x देखिए 1 2 3 जगह x है तो आपको 3x लिखना है। 2 और 4 को जोड़ के कितना आएगा 6 आएगा, और बराबर में जो 36 है वो उतर जाएगा, ठीक है। अब ये 6 को आप इधर ले आइएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में, तो 3x उतर गया, 36 का 36 उतर गया, और 6 इधर आया तो क्या हो गया -6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 36 से आपको 6 को माइनस करना तो आएगा कितना 30 आएगा, और ये 3x के यहाँ उतार देना, ठीक है। चलिए तो हम लोग उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस 3 को ये 30 के बटा में लिख देना है, ठीक है। तो 30 के बटा में हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x बराबर 30/3। अब ये 3 से आप 30 को काटिएगा कितना बार में 10 बार में, तो आपको यहाँ कितना लिख देना है 10, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है 10 दिख रहा है ना, तो आपको लिखना है अतः पहली संख्या हम लोग x माने थे, अतः पहली संख्या यानी x बराबर 10, और दूसरी संख्या को क्या माना गया है x + 2, यानी 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और तीसरी संख्या क्या हो गया x + 4, यानी 10 + 4 बराबर कितना हो गया 14 हो गया। तो इसमें से आपसे पूछा गया क्या सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या आपको दिख रहा है 10। तो आपको जो फाइनल आंसर लिखना है अपने कॉपी में वो आपको लिखना है अतः ये अतः है, ठीक है, छोटी संख्या है ना, अतः इसमें से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। ये लास्ट में आपको ये लाइन लिख देना है, अतः सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10। ये हम लोग का क्या हो गया 10 आंसर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आप आराम से वीडियो को रोक के आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिए गए आकृति में कोण x तथा कोण y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो कोण x और y का मान ज्ञात करते हैं। देखिए आप चित्र को ध्यान से देखिए, जो कोण b है इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो x का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये a का मान 46 डिग्री है, b का मान 90 डिग्री है, तो x का मान निकालने के लिए आपको 180 डिग्री में से, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है 180 डिग्री में से आपको घटाना है किसको, कोण a का मान और ये b का मान को जोड़ के। तो कोण a कितना हो गया 46 डिग्री,
ठीक है। और कोण बी तो हम लोग का हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ने पर आएगा कितना 180 से घटा दीजिए जितना आएगा, माइनस आपको जोड़ना है 6 और 1 3 यानी 136 डिग्री। तो घटाने पर कितना आ जाएगा 44 डिग्री, यानी x का मान निकल गया 44 डिग्री। अब y का मान पूछा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब y का मान निकालते हैं। देखिए जो y का मान है ये वाला है ना, इसको किस तरह निकालेंगे हम लोग, तो ये कोण तो 45 का हो जाएगा क्योंकि ये 90 का है और ये 45 का, तो ये भी कितना का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को पता है कि एक रेखा यानी ADE एक रेखा है, तो रेखा का कोण कितना का होता है पूरा 180 डिग्री का होता है ना, रैखिक युग्म के हिसाब से। तो इस प्रकार हम लोग अगर y का मान निकालना चाहें तो y का मान आपका 180 डिग्री में से आपको घटाना पड़ेगा किसको, ये 45 डिग्री और x का वैल्यू को जोड़ के, तो आएगा कितना, ये आ जाएगा 89 डिग्री। आपको इसमें से 89 आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखिए 10 से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 91 हो जाएगा, यानी y का मान कितना निकल गया 91 डिग्री। तो आपको फाइनल इसी तरह आप नोट कर लीजिए इसको रोक के, ठीक है। आप फाइनल लिख सकते हैं x बराबर कितना डिग्री 44 डिग्री और y बराबर आपका आंसर कितना आ गया 91 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर, बिल्कुल आसान था। चलिए तो हम लोग का मैथ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं साइंस वाले पोर्शन को, क्योंकि मैथ में 5 ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब साइंस को सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम लोग का अब क्या आ गया, सब्जेक्ट विज्ञान आ गया। इसका पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किसमें होता है। तो आपको बहुत अच्छा से याद रखना है कि चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण धातुओं में होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है जड़, तना और पत्ती पौधों के प्रमुख भाग हैं। पौधों में जड़, तना और पत्ती के द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कायिक प्रवर्धन कहलाती है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग का विज्ञान का क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन 3 को देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि तथ्य, यहाँ एक तथ्य दिया हुआ है जिसमें क्या लिखा है, बीजों को विभिन्न माध्यमों से फैलाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। तो उपरोक्त तथ्यों में प्रकीर्णन के माध्यम या साधन क्या क्या होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्या है आंसर है, आपको आंसर में लिखना है बीज प्रकीर्णन पौधों के बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सहायक साधन निम्नलिखित हैं। तो इस प्रक्रिया में जो सहायक साधन है हम लोग उसको देखते हैं क्या क्या है। देखिए पहला हो जाएगा आपका पवन द्वारा, जैसे सेहिजन, द्विफल वो मंदार में, ठीक है। दूसरा हो जाएगा जल द्वारा, जैसे नारियल में। तीसरा हो जाएगा जंतुओं द्वारा, जैसे यूरेना एवं जेंथियम में। और चौथा हो जाएगा विशेष विधि, जैसे फल का झटके से फटने से, जैसे एरंड और वाल्सम में, ठीक है। तो आपको ये लिख लेना है। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, क्यों, कारण बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा हुआ है तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। कुचालक किसे कहते हैं, जिससे होकर ऊष्मा नहीं जा सकती है, ठीक है, उसे कुचालक कहते हैं। और जिससे होकर ऊष्मा जा सकती है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। आप वीडियो को रोक के आंसर को नोट कर लीजिए। हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है किसी पुष्प के पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का चित्र बनाकर नामांकित करें। और इस क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है, परागकण की परिभाषा एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो हम लोग को चित्र बनाना और नाम लिखना ज़्यादा आसान है, तो हम लोग इसी को पहला वाला को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो चित्र बनाने वाला था, आपको इसी चित्र को बनाना है। ये आपको एनसीईआरटी बुक में, आपका जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। जो विज्ञान का किताब है ना उसमें आपको ये चित्र मिल जाएगा। आप किताब से आराम से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें जैसा कि कुछ भागों का नाम लिखा हुआ है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इस तीनों को मिला के हम लोग का स्त्री केसर बनता है। क्या बनता है, स्त्री केसर। इसी तरह इधर देखिए परागकोश और तंतु कहते हैं इसको, परागकोश को तंतु कहते हैं, दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर
पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए आपको पुंकेसर लिखा हुआ दिख रहा। इसके बाद ये दल है जिसको पंखुड़ी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका नीचे बाहा दल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके रोक के ये चित्र बना सकते हैं या अपने साइंस किताब में चित्र खोज के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो हम लोग का साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। साइंस सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग का सामाजिक विज्ञान को देखते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में पहला प्रश्न है कथन और कारण। कथन में लिखा हुआ है बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में हुआ। ये आपका कारण है, कथन है। अब कारण में देखिए क्या लिखा है, दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला देखिए दिया है कथन और कारण दोनों सही है, या बी में दिया हुआ है कथन गलत है कारण सही है, सी में दिया है कथन सही है कारण गलत है, और डी में दिया है कथन और कारण दोनों गलत है। तो आपको बताना है इनमें से क्या सही होगा। तो आपका इसमें से सी नंबर सही आंसर होने लगेगा, क्योंकि इसमें कथन जो है ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन का ये कारण जो है ये नहीं है। इस कथन का कारण ये नहीं है, इसीलिए हम लोग का कथन क्या है गलत है और कारण क्या है सही है, इसीलिए आंसर हम लोग का सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्राकृतिक वनस्पति को अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी क्यों जाना जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जीवों की क्रियात्मक को निर्धारित करने के कारण। ऑप्शन बी में लिखा है वनस्पति को निर्धारित करने के कारण। ऑप्शन सी में लिखा है वन्य जीवों की क्रियाकलाप को निर्धारित करने के कारण, या ऑप्शन डी में लिखा है मानव क्रियाकलाप को निर्धारित करने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है वनस्पति को निर्धारित करने के कारण, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में लिखा है कि ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा। इसका देखिए 4 ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन को देखते हैं क्या होगा सही आंसर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मानवीय प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है प्रकृति प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है समान प्रदेश, और ऑप्शन डी में दिया है प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकृति प्रदेश, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को राज्य के मानचित्र पर दर्शाइए। तो आपको करना क्या है, आपका जो झारखंड का मैप है उसमें से आप कोई भी एक विधानसभा राज्य को चिन्हित करना है, ठीक है। तो चलिए एक मैप मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा मैप किसका है, ये पूरा मैप आपको झारखंड का है, ठीक है। तो आपको इसी तरह बनाना है, इस तरह बने या ना बने लगभग इसी तरह आप बना दीजिएगा, ठीक है। और इसमें से आप कोई भी विधानसभा राज्य को आपको दिखा देना है, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये रांची का है। किसका है, रांची का। देखिए जैसा लिखा है, तो आपको रांची के आप किसी भी जिला को दिखा सकते हैं, ठीक है, किसी भी विधानसभा को आप दिखा सकते हैं। तो ये रांची को दिखाया गया है, तो आप इसको भी उतार सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म एवं आर्द्र होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको लिखना है यहाँ से दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के बेसिन में वर्ष भर गर्म व नम्न जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। वार्षिक तापांतर कम रहता है एवं ऋतुओं का अभाव होता है। जाड़े की ऋतु होती ही नहीं है। प्रतिदिन दिन के तीसरे पहर बिजली की चमक एवं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है। तो आपको वीडियो को रोक के आपको इस आंसर को लिख लेना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो सोशल साइंस का ये आखिरी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है नए धार्मिक विचारों और आंदोलनों यानी भक्ति और सूफी के मध्यकाल के उद्भव होने के कारणों को बताइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर को देखते हैं क्या होगा आंसर इसका। देखिए तो आंसर लिखा है सूफी एवं भक्ति आंदोलन, ठीक है। कारण क्या है, तो आपको कारण में लिखना है मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज में धार्मिक आडंबरों एवं कुरीतियों ने हिंदू मुस्लिम एवं बौद्ध सभी धर्मों में अपनी जड़ें जमा ली थी, ठीक है। लोगों में आपसी सद्भावना की कमी एवं सामाजिक भेदभाव का प्रभाव, ठीक है। वर्ण एवं जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी एवं अनेक सामाजिक बुराइयों ने समाज को दूषित कर दिया था, ठीक है। शासक वर्ग के अनाचारों से आम जनता में गहरी निराशा उत्पन्न हो चुकी थी, ठीक है। तो आपको वीडियो को रोक के ये आंसर को लिख लेना है, ठीक है।
चलिए तो हम लोग अब संस्कृत को करते हैं। हम लोग का सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए संस्कृत में सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने से इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसी गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। ये देखिए प्रश्न पहला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं क्या होगा और उसके उत्तर को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न में लिखा है नरा सफला भवंती अत्र वाक्ये विशेषण पद किम। तो हम लोग का पहला का जो आंसर होगा वो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफलता, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्राचीने इति पदस्य विलोम पद किम। तो जो क्वेश्चन 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिके, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है श्री रामकृष्ण परमहंसे कस्य गुरु अस्ति। आपको पूर्ण वाक्य उत्तर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। देखिए 3 का आंसर क्या होगा, श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंदस्य गुरु अस्ति। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। आप वीडियो को रोक के आंसर को लिख लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है संसारे फलता के भवंती। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का चलिए आंसर को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा हुआ है संसारे ते नरा सफलता भवंती ते स गुरु नाम, यहाँ आप हलम लगा दीजिए, आदरमा यहाँ आप हलम लगा दीजिए, ठीक है। कुंती ये रो होगा इस तरह का, ठीक है। तो आपको देखिए कहाँ कहाँ इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, यहाँ आप हलम लगा दीजिए, आप मुंह में हलम लगा दीजिए और इसमें आप इस तरह कर दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम लोग का ये संस्कृत का आखिरी क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हम लोग का क्लास 7 के नवंबर मंथ का जो मंथली असेसमेंट यानी मासिक मूल्यांकन का जो टेस्ट हो रहा है स्कूलों में, उसके क्वेश्चन पेपर का सारा हम लोग आंसर को देख चुके हैं, सॉल्व कर लिए। आप आराम से वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए, क्योंकि बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि व्यू तो आता है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। तो आप पहले वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके काम का वीडियो इसमें मैं डालते रहता हूँ, ठीक है। चलिए तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।